हेलो एवरीवन अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसी होती हैं, चार्जेस क्या रहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े हायर लेवल प्रॉब्लम्स भी होंगी कुछ फोर्सेस चार्जेस के बारे में। और उससे पहले हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज रहती है। वी विल टॉक अबाउट दैट स्टेप बाय स्टेप। हम लोग इन सारी की सारी चीजों के बारे में बात करते रहेंगे, ठीक है। पहली चीज वो ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब क्या रहा करता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, आप बार बार ये चीज पाएंगे, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इतना है, ये चीज है। तो वो समझने के लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब पुराने जमाने में ये कहा गया कि एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तो उस समय ये चीज बिल्कुल नई थी। इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो वो मैग्नेट्स के साथ में खेल के बड़ा खुश होता है। या इससे भी पहले की एक बात करते हैं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं यहां से ऐसे पुश करता हूं और ऐसा करके एक आदमी जो यहां से 100 किलोमीटर दूर कहीं पे खड़ा है और उसके ऊपर एकदम से धक्का लगता है, या मैं यहां से ऐसा कुछ करता हूं और किसी को पकड़ के यहां से और उठा देता हूं पर बगैर उस आदमी को टच किए हुए, तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अगर हम बात करें तो जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जहां से शुरुआत होती है कि एक एप्पल वो रेस्ट कर रहे थे और ऊपर से एप्पल नीचे गिरा, तो अब इसमें कोई खास बात तो थी नहीं। एप्पल तो इससे पहले भी कितनी बार गिरे होंगे नीचे। लेकिन वहां ऐसा ये हुआ कि न्यूटन थॉट कि भाई ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरा है, मतलब अगर ये एप्पल ऊपर से नीचे आया है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, तभी तो ये चल के ऊपर से नीचे आया। समथिंग मस्ट हैव अट्रैक्टेड दिस एप्पल टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उस समय तक फोर्स कब एक्ट करती है, यह माना जाता था कि फोर्स सिर्फ तभी एक्ट कर पाएगी जब दो चीजें आपस में एक दूसरे को टच करेंगी। अगर आपके रूम में आप ऐसा करें और आपसे कुछ दूरी पर बैठा हुआ जो भी आदमी है वो एकदम से ऐसे गिरे, तो अभी भी आज के दिन में भी आपको लगेगा कि ये कुछ स्पेशल चीज हुई है। तो उस जमाने में ये सोचा जाता था कि जब तक आप टच नहीं करेंगे तो फोर्स नहीं लग सकती है। एंड देन न्यूटन सजेस्टेड दैट अर्थ विदाउट टचिंग एप्पल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन दैट। इन द वेरी सेम वे, व्हेन वी से कि एक चार्ज यहां है और दूसरा चार्ज यहां है और दोनों एक दूसरे को बगैर टच किए हुए फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इवन दिस वाज थॉट टू बी एन आइडिया विच वाज वे बियॉन्ड इट्स टाइम। उस समय पर सोचा गया कि ये कैसे हो सकता है कि जब टच ही नहीं कर रहे तो फोर्स कैसे लग सकती है। तो अब हम इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये माना गया कि जब भी कहीं पे अगर कोई चार्ज है, से यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के आसपास में कुछ होता है, और जो भी वो कुछ होता है वो जगह पर अगर हम किसी और चार्ज को रख दें तो वो फोर्सेस एक्ट करती हैं। मतलब ये चार्ज की वजह से इसके आसपास के सराउंडिंग रीजन में एक चीज होती है जिसको हम लोग नाम दिया करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विच विल बी गिवन अ नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम बात करना चाहें यहां पे दूसरे किसी चार्ज पर फोर्स लगेगी। ये तो बात हुआ लॉजिकली, अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कहीं पर कोई फ्रेग्रेंस लगा करके आता है, कोई डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा करके आता है, तो उस आदमी से थोड़ा दूर 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 अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है।
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस जगह पर वो फूल या जो भी चीज थी वो रखी हुई है और यहां से हर डायरेक्शन के अंदर वो चीज निकल रही है। तो एक आदमी यहां से कुछ डिस्टेंस आर पर है और दूसरा आदमी डिस्टेंस 2r पर है। तो जो आदमी डिस्टेंस आर पर होगा उसे जो भी फ्रेग्रेंस महसूस होती होगी और जो डिस्टेंस 2r पर है उसे जो भी फ्रेग्रेंस महसूस होती होगी, दोनों अब इस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट जगह से हर डायरेक्शन के अंदर आइडेंटिकल चीजें निकल रही हैं। तो ग्रीन वाले का सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² और नीले वाले का सरफेस एरिया होना चाहिए 4π2r²। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई के जितना अमाउंट निकल रहा था हर समय, तो अगर कोई आदमी इस जगह पर यहां पर होगा तो उसको एक छोटी सी यूनिट जगह पर जो चीज आती होगी वो I/4π×2r² होती होगी और ग्रीन वाले पर एक यूनिट वाली जैसी जगह पर I/4πr² के जैसी कोई चीज होती होगी। तो अगर आपको याद हो तो जो वो हमने कांस्टेंट की बात करी थी उसमें एक डिनोमिनेटर में एक 4πr² जैसी चीज आती है। तो ये थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अभी भी ये साइंटिफिक तरीका नहीं है कंप्लीट, इसको मैं जब गॉस थ्योरम आएगी तो पूरा प्रॉपर कैलकुलस के साथ में उसको इंटीग्रेट करके कहां पर क्या चीज हो रही है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स आल्सो। खैर वो चीजें वहां की हैं, बट फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक रीजन के आसपास में एक ऐसी जगह पर होगी, एक चार्ज के आसपास का रीजन है जहां पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाके रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। हम फिजिक्स में इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये असली में आपको जो I/4πr² वाली जैसी जो चीज मैंने बताई थी ये कुछ वो चीज होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स यू that if I bring in a charge at that place, how strongly it will be impacted by that, how strong the interaction is going to be. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताने वाली है कि किसी भी जगह पर अगर मैं एक चार्ज ला करके रख देता हूं तो वो चार्ज कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। तो एक चार्ज की वजह से उसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है वो डिटरमिन करेगी कि किसी भी दूसरे चार्ज को वहां पर रखने पर उस पर फोर्स ज्यादा लगती है या फोर्स कम लगती है। ठीक है, तो लॉजिकली क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज समथिंग which tells us about how strong electric field is. And what is electric field? It is something because of which a charge exerts a force on another charge. एक चार्ज के आसपास में उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब भी किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख दिया जाए तो वो फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, अब बात ये तो हो गई लॉजिकली कि भाई चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी। वो फोर्स ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है। अब अगली चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली क्या होती है? तो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगती है। कई बार इसको पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी हम लोग बोल दिया करते हैं। अब इसमें भी आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ये E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q नॉट है, आप पाएंगे कि बहुत सारी जगह पर ना इसको एक थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा होता है, ऐसे। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, ये कुछ और स्पेशल चीज नहीं लिख दी है। इसका कहने का मतलब ये है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ये समझने के लिए कि किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में पता कैसे करी जाती होगी। देखिए, अगर हमें किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो लॉजिकली तो होना यह चाहिए कि वहां पर कोई चार्ज को रखो
उस चार्ज पर फोर्स पता कर लो और फोर्स डिवाइड बाय चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड आज के बाद में इंटरचेंजेबली यूज होंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो आप समझना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। ये लिमिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे स्लोली स्लोली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज ई वेक्टर, कैसे पता करना है? मान लीजिए एक चार्ज यहां पर Q है, इस चार्ज की वजह से मुझे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए दूरी R है, यहां पर अगर मैं एक चार्ज Q0 रख दूं तो उस Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स महसूस करेगा Q0 फोर्स महसूस करेगा Q0 by 4 pi epsilon naught R square. So the force experienced by Q0 because of Q is Q0 by 4 pi epsilon naught R square. So this is force experienced by Q0. If I place a unit charge मतलब अगर मैं 1 यूनिट का चार्ज रखता, फोर्स is Q times 1 by 4 pi epsilon naught R square. या फिर इसी के लिए अगर मैं बोलता F divided by Q0 is Q by 4 pi epsilon naught R square. तो मैं कह सकता हूं कि एक यूनिट चार्ज पर इतनी फोर्स वो महसूस करता, या फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज जो भी मैंने वहां पे रखा Q0 वो भी इतनी ही वैल्यू आ गई। दिखने में दोनों चीजें सेम लगती हैं, लेकिन ये हैं अलग अलग इसलिए हैं कि एक कूलम का चार्ज, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो अगर 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज जैसे ही मैं कहीं पे रखूंगा तो उसके आसपास तो खलबली मच जाएगी ना। वो इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, बाकी सबके ऊपर इतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा कि बाकी सारे चार्जेस अपने अपनी जगह छोड़ करके इधर उधर चले जाएंगे, इतनी फोर्स लगेगी। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लॉजिकली तो होना यह चाहिए था कि यहां पे यूनिट चार्ज रखो, उस पर फोर्स पता कर लो, और वो हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट द वेरी एक्ट ऑफ प्लेसिंग द यूनिट चार्ज हियर विल क्रिएट डिसरप्शन इन द स्पेस सराउंडिंग इट। उस चार्ज को रखने मात्र से उसके आसपास में खलबली मच जाएगी, तो इसलिए वो तरीका तो सही नहीं है। तो फिर सही तरीका ये होगा कि अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो मैं इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ला करके रखूं। अब ये टेस्ट चार्ज क्या चीज है? टेस्ट चार्ज, एज द नेम सजेस्ट, इज अ चार्ज व्हिच इज जस्ट प्लेस्ड देयर एज अ टेस्टिंग थिंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हम एक चार्ज वहां पे रख रहे हैं। तो अब ये फिर ये टेस्ट चार्ज की क्या खासियत होनी चाहिए? भाई खासियत सिर्फ ये होनी चाहिए कि ये जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ही अपने आसपास के बाकी सब चीजों को ये कम से कम इफेक्ट करेगा, और अगर अपने आसपास की चीजों को कम से कम इफेक्ट करेगा तो इसको रखने से जो चीज को आप मेजर कर रहे हो वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज लाके रख दिया होता, तो जिस चार्ज की वजह से मैं फील्ड पता कर रहा हूं, अगर वही चार्ज उठ करके कहीं और चला गया होता तो मैं इस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड सही नहीं बता पाऊंगा ना, तो मैं गलत चीज पता कर रहा हूँ। मतलब चार्ज ही हटा दिया आपने ओरिजिनल लोकेशन से, तो एक चार्ज में तो चलो फिर भी हो सकता है कि मैं इस चार्ज को पकड़ के बैठ जाऊं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले एकमात्र एक चार्ज की वजह से थोड़ी पता करनी होगी, खूब सारी चीजों की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होगी। तो तब अगर मैं बहुत बड़ा चार्ज लाके रख दूंगा तो सारे चार्जेस अपनी अपनी जगह छोड़ देंगे और वो तरीका सही नहीं होगा। So that is why we say that we place a test charge Q0 as I placed here, and I measure the force on that, which in this case is Q0 by 4 pi epsilon naught R square, और फिर उस फोर्स को अगर मैं उस चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैथमेटिकली अगर मैं 1 कूलम रख दूं तो मैथमेटिकली तो सेम ही चीज है, यही वाली वैल्यू, ठीक है,
बट रियलिटी के अंदर तो टेस्ट चार्ज रख करके पता करोगे ना, असली में थोड़ी पता होता कितनी फोर्स लग रही है कहीं पे। इस बात को लिखने के लिए कि क्यू नॉट चार्ज जो है बहुत छोटा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, हम मैथमेटिक्स की इस टर्मिनोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिसमें हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, या लिमिट ऑफ क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो, मतलब क्यू नॉट बेहद छोटा है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज नियर टू जीरो एज पॉसिबल, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। ठीक है, तो लिखने के लिए ये येलो शेडेड चीज, सॉल्व करने के लिए हम किया ये करेंगे कि हम सीधा सीधा इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे आज के बाद में, कि भाई अगर कोई चार्ज Q है उसकी वजह से दूरी r पर फोर्स होगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हुआ करेगी फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज Q की वजह से जो हुआ करती है। अगली चीज, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब है क्या, ये किस चीज के लिए पता करी जाती है, कहां पता करी जाती है? सो प्लीज कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज ऑफ अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की नहीं है, हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर इतनी है। ठीक है, तो वो ये पॉइंट हो सकता है, तो अगर इसके आसपास में खूब सारे चार्जेस रखे हैं तब ये बोलना उचित होगा कि इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जैसा हमने सुपरपोजिशन में सारी की सारी फोर्सेस को ऐड किया था, ऐड कैसे किया था, वेक्टर्स के जैसे, वैसे ही ये सारे के सारे चार्जेस की वजह से हम फील्ड इंटेंसिटीज को वेक्टोरियली ऐड करके टोटल फील्ड पता कर लेंगे उस लाल वाले पॉइंट पे जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। इस शेडेड पॉइंट पर इन चार चार्जेस की वजह से अगर मुझे फील्ड पता करनी है तो मैं हर एक की वजह से अलग अलग वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लूंगा और उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। इस तरीके से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है ये पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि कैसी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरुआत में अभी एकदम से आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो फोर्स की और फील्ड इंटेंसिटी की असल में एक ही है, कैलकुलेशन सेम है, बार बार ना करनी पड़े हमें, हम कुछ समय सेव कर लें, इसलिए मैंने पहले आपको फील्ड इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन बता दी। यहां पे दूसरी चीज अब ये भी समझनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज तो सही है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या हम जैसे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा था, क्या इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? नाउ द आंसर इज यस, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको भी वेक्टर फॉर्म में। वो ऐसे लिखेंगे, देखिए ये चार्ज Q है और मेरे को इस पॉइंट पर ये वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अगर तो चार्ज ओरिजिन पर हो, इफ चार्ज इज एट ओरिजिन, फिर तो यही चीज पोजीशन वेक्टर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहां पर अगर एक यूनिट चार्ज रखा होता उस पर जो फोर्स लगती, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ R होता, उसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर से इसी डायरेक्शन का जो होगा, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R वेक्टर बाय R वेक्टर मॉडुलस, यानी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर मॉडुलस Q R वेक्टर। ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अब अगर ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहां पर इस जगह पर, तो ये तो तब है ना जब चार्ज ओरिजिन पे है। अब जरूरी थोड़ी कि चार्ज ओरिजिन पे होगा, कई सारे चार्ज हो सकते हैं, कोई कहीं रखा है कोई कहीं रखा है, हर एक की वजह से अगर पता करनी पड़ जाए तो तब तो ये तरीका सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट।
तो उसकी भी बात कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। उसकी भी बात करते हैं। देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सेस सिस्टम है, जो चार्ज है यहां पर है, और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है वो ये पॉइंट पर है। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज एंड से दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। तो अब हमारे काम का वेक्टर ये ग्रीन वाला होगा, ये रेड और ग्रीन वेक्टर मिल करके ये ब्लू वाला वेक्टर बनाते होंगे। तो मैं इस ग्रीन वाले को सीधा ही लिख रहा हूं, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, जो कि एक्चुअल में ऐसे भी लिखा जा सकता था, आर पी क्यू वेक्टर, पोजीशन ऑफ पॉइंट एज सीन फ्रॉम चार्ज। याद हो तो लास्ट क्लास में भी इसी चीज के बारे में डिस्कशन हुई थी हमारी। सो पोजीशन ऑफ पॉइंट एज सीन फ्रॉम चार्ज, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर, ये चीज है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गेट इन दिस वन। तो अब अगली चीज, तो मतलब फोर्स अगर लिखनी है तो वही तरीका होगा, 1/4πε0। क्यू चार्ज है, मल्टीप्लाई 1 से करना है, डिनोमिनेटर में वही आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर मॉडुलस क्यूब, और ऊपर आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर लिख लो, चाहे आर पी क्यू वेक्टर लिख दो। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो मैं इसको ऐसे ध्यान रखा करता हूं, जो मेरा तरीका है ध्यान रखने का, कि भाई चार्ज से वेक्टर ड्रॉ करना होता पॉइंट तक, ठीक है ना। वो वाला वेक्टर एक किस्म का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पॉइंट एज सीन फ्रॉम द चार्ज, बस वो वाला वेक्टर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में उसका क्यूब है, बाकी आपका चार्ज डिवाइड बाय 4πε0। इससे आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जहां पे कई बार हमें समझने में दिक्कत होती है कि कौन सी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी कहां चलेगी, कोई किस प्रकार से है, वहां पर हमेशा ये जो वेक्टर फॉर्मेट होता है ये हमारे काम आता है। और काम इसलिए आता है कि भाई आप ये देखो कि जब भी कभी हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए जहां पे वेक्टर्स के एडिशन करने हैं और कोई आड़े तिरछे वेक्टर्स हैं, तो या तो उसके अंदर आप अपने दिमाग से हर एक के कंपोनेंट्स लिखते रहें और फिर उनको ऐड करें। दूसरा तरीका कई बार आसान हो जाता है वेक्टर वाले तरीके से। ठीक है, एक एक करके हर चीज के बारे में जिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा हायर लेवल कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के भी। तो हमने अभी ये सीखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं पर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर क्या रहा करती है। तो अब अगला स्टेप हमारा आगे बढ़ने का ये है कि हम ये सीखें कि भाई अगर पॉइंट चार्ज हैं तो फोर्स हमें पता है कैसी है, अगर खूब सारे हों तो कैसी होगी। उससे पहले एक काफी थोड़ा सा नॉट दैट कॉम्प्लेक्स बट फिर भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम लोग अभी सबसे पहले एक ऐसे केस की डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें कि हम इन वेक्टर फॉर्म्स का सही से इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या कि ये चार चार्जेस एक प्लेन के अंदर हैं, चारों चार्जेस प्लस क्यू के जैसे। ठीक, अब हर एक साइड इस स्क्वायर की एल के जैसी है। इस स्क्वायर के सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस की दूरी पर एक चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, और हम पता करना चाहते हैं कि उस माइनस क्यू के ऊपर कितनी फोर्स लगती है। अब इस क्वेश्चन को अगर तो सारे के सारे क्यू 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 वाले होते, फिर तो हम बड़ी आसानी से सिंपल वेक्टर एडिशन से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं उसी तरीके से ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ में
डिस्कस करने वाला हूं। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छे लेवल तक की। तो अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप उसको वीडियो दोबारा से उसको एक बार रिकॉर्डेड देख लो, हो सकता है उसमें क्लैरिटी भी हो जाए, नहीं तो फिर डाउट सेशन तो है ही, आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा से। अब मैं सिचुएशन फिर से आपको बताता हूं कि क्या है। इस सिचुएशन में आप ये मान करके चलिए कि कुछ इस तरीके से 4 चार्जेस रखे हुए हैं और इनके परपेंडिकुलर ऐसे वो माइनस क्यू वाला उस पर कहीं ना कहीं रखा हुआ है। अब मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा इस वाले केस के अंदर, एक बार बगैर वेक्टर फॉर्म के करने वाला हूं इस क्वेश्चन को और एक बार वेक्टर फॉर्म वाले तरीके से। उसके बाद में जैसे हमें सही लगेगा हम वैसे इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट विद, अब हमें मालूम है कि फोर्सेज अगर हमें पता करनी है तो हर चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स पता कर लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो मैं करने वाला ये हूं, मैं आपके साथ में ये डिस्कशन करने वाला हूं कि हर एक की वजह से स्टेप बाय स्टेप हम देखें। एक बार में सिर्फ एक केस को चेक करेंगे। ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्रीज है, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्रीज है। मैं इनको नाम भी दे देता हूं, ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, उधर वो कहीं डी था, ये पॉइंट पी है और ये ओ है। ओ पॉइंट सेंटर है जो स्क्वायर एबीसीडी है। तो असली में एबीसीडी को देखते तो वो इस तरीके की चीज हमें नजर आती। ये जो 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन होती है ये बड़ी जरूरी है आपको चीजों को समझने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है, उसका सेंटर ओ है और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर अगर आप एबीसीडी को देखते हैं तो इससे ऊपर की ओर कुछ दूरी पर, z जितनी दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर चार्ज माइनस क्यू वाला रखा हुआ है। तो अब AO की अगर मैं बात करूं, ये कितना है इस स्क्वायर से अगर मैं देखूं तो टोटल L है। तो एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स L हुआ करता है। सो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 टाइम्स L, ये तो हमें मालूम है। उस डायगोनल का आधा है ये, यानी इसको मैं L/√2 लिख दूं। सो दिस इज L/√2, ये मैंने यहां पे लिख दिया है इसके लिए। अब जो O से P है वो Z ही है, ठीक है। अब अगर ऐसी बात है तो A से लेके P तक की अगर मैं बात करना चाहूं कि ये A से P कितना होगा, तो आप ये जरूर समझ जाओगे कि भाई ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 3 डायमेंशनल व्यू है, समझने की कोशिश करो कि AO और OP जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होनी चाहिए √z² प्लस ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर यानी L²/2। ये वैल्यू हो गई इसके लिए, ठीक है। अब मैं ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी आपके सामने एक बार और बना करके रख रहा हूं ताकि आप देख सकें इसको भी। O A P, ये 3 अलग अलग पिक्चर्स हैं। A से लेके O तक हो गया है L/√2, O से P है Z और A से P जो मैंने ये √z² प्लस L²/2 लिखा है ये चीज। अब जो भी फोर्स आएगी इन दोनों के बीच में, उस फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड होगा Q/4πε0। इन दोनों के बीच की दूरी है ये, इसका स्क्वायर यानी z² प्लस L²/2। ये वैल्यू हो गई
फोर्स की। अब क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होएगी, तो इसलिए मैं इस डायग्राम के अंदर उस फोर्स की डायरेक्शन को ये लिख रहा हूं। कुछ तो होएगी ये फोर्स, ये मैंने लिख दी। इस फोर्स को F नाम दे देते हैं हम लोग। लेट अस गिव द नेम ऑफ दिस फोर्स एज F। अब इस F के मैं दो कंपोनेंट्स लिख सकता हूं, एक इधर और एक इधर। अब अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो अगर ये फोर्स F है तो इसका कंपोनेंट इस दिशा में F cos थीटा और नीचे की ओर F sin थीटा होगा। अगर ये फोर्स F है तो ये कंपोनेंट F cos थीटा और ये कंपोनेंट F sin थीटा होगा। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि जो फोर्स ये AP वाली थी, इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो P से O की तरफ में है और एक कंपोनेंट O से A की तरफ में है। सो F cos थीटा is in direction of OA and F sin theta is in direction of PO। ये डायरेक्शंस हैं इन फोर्सेस की, ठीक है। अब आप ये विजुलाइज करने की कोशिश करना कि अगर मैं इसी के अंदर एक और डायग्राम बनाता, ये तो अगर मैं एक डायग्राम यहां पर ये बनाता, तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा तो ये ट्रायंगल BOP होता और उसमें ये BO होता, ये OP होता। मतलब उसके अंदर अगर मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता तो मैं ऐसा ही एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर देता। ये बात सारी इन ट्रायंगल्स की है। अगर आपको ये बार बार देखना पड़े वीडियो तो बेशक से आप देख लेना इस चीज को। तो BO इस स्क्वायर से अगर आप देखोगे तो BO तो फिर से उस डायगोनल का आधा ही है ना। तो यानी कितना हुआ, वो पहले भी L/√2 था, अब भी L/√2 ही होएगा। O से P तो वही है, हर एक के लिए वो Z रहेगा। फोर्स अभी फिर दोबारा से अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगी, ये F। मैंने इसको भी F इसलिए लिख दिया क्योंकि चार्ज उतने ही है, दूरियां उतनी है, उतना ही चार्ज उतना ही डिस्टेंस हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर रखे हुए हैं। तो इसके लिए भी ये एंगल थीटा ही रहेगा। अब ये थीटा सेम इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्राइंगल को देखो AOP या BOP, उनकी सारी साइड बराबर है बिल्कुल, इसलिए उनके सारे के सारे एंगल भी सेम रहेंगे। क्योंकि देखो AO जितना है उतना ही BO है, उतना ही CO है, उतना ही DO है, ठीक है। OP सेम रहेगा। तो ये फोर्सेस इस तरीके से अगर मैं लिख दूं तो आप पक्का कह पाएंगे कि फिर दोबारा से इसका एक कंपोनेंट F cos थीटा इधर लिखा जा सकता है, एक कंपोनेंट F sin थीटा इधर लिखा जा सकेगा। सो एसेंशियली यू कैन से कि जो कंपोनेंट्स ये F cos थीटा और F sin थीटा यहां पर हमने लिख दिए, तो इस केस में F cos थीटा की जो डायरेक्शन है वो है OB और F sin थीटा की डायरेक्शन है PO। तो ऐसा ही लॉजिक लगा करके अगर मैं देखूं तो मैं ये पाऊंगा कि अगर मैं COP या DOP वाले भी मैं अगर ट्राइंगल्स बना करके फोर्सेस लिखूं और उनके कंपोनेंट्स लिखूंगा तो हर एक का एक एक कंपोनेंट तो PO वाला होगा जो कि F sin थीटा है, और हर एक का एक एक कंपोनेंट अलोंग OA या OB या OC या OD रहेगा। तो मैं अगर इसी स्क्वायर को दोबारा से यहां पे बना दूं ताकि आप देख पाए उसे, तो आप ये देख लो कि OA ये डायरेक्शन है, OB ये डायरेक्शन है,
OC ये डायरेक्शन है, OD ये डायरेक्शन है। अगर ये चारों के सेम मैग्नीट्यूड हों तो ये जरूर कैंसल आउट हो जाएंगे, ये तो वैल्यूज इनकी नलीफाई हो जाएंगी, दीज विल गेट कैंसल्ड आउट। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ये OA, OB, OC, OD वाले थे, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितना OB का है उतना ही OD वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जितना OA वाला है उतना OC वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फिर हम बच जाएंगे इस F sin थीटा और F sin थीटा वाले, ये सारे के सारे ही PO वाली डायरेक्शन में है, यानी ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख पाऊंगा कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स जो है इज 4F sin थीटा। और sin थीटा इस ट्राइंगल से देखना है अगर आपको, तो आप देख सकते हैं Z डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Z² प्लस L² बाय 2। तो 4 टाइम्स F ये लिखा हुआ है, टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली साइन थीटा है Z डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Z² प्लस L² बाय 2, and we are left with this value। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टोटल फोर्स का, ठीक है, ये टोटल फोर्स है। अब देखो फिजिक्स में अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने कंसेप्ट जो है वो सिर्फ 2 ही 3 करे हैं, बाकी तो सारा जो +1 की कैलकुलेशंस है उन्हीं को बार बार रिविजिट कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो कुछ +1 के मैं मैथमेटिकल टूल्स के वीडियोस वेक्टर एडिशन के उसमें डाल दूंगा, तो आप प्लीज उनको देख लेना ताकि इसमें आसानी रहे आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने +1 इतने अच्छे से ना करी हो तो उनको दिक्कत आ रही हो। खैर, तो ये बात तो रही इस वाले केस में, एक तरीका जो हमने अपनाया वो है ये, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका अपनाने वाला हूं इसी को सॉल्व करने का। वेक्टर फॉर्म भी तो हमने सीखी है ना, तो वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म से कर लेते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें इस पॉइंट को मैं ओरिजिन दे देता हूं नाम, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0, z, ये हुए। प्लस क्यू वाले के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये चारों चार्जेस जो प्लस क्यू वाले हैं ना, ये हैं तो सारे के सारे एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है ना। तो इसके लिए इधर मेरे को चलना पड़ेगा L/2, इधर भी L/2, तो L/2, L/2, 0। इस वाले के लिए L/2, -L/2, 0। इस वाले के लिए -L/2, -L/2, 0। इस वाले के लिए -L/2, L/2, 0। ये चीज होगी, ठीक है। अब अगर मेरे को टोटल फोर्स लिखनी है किसी भी एक ही वजह से तो वो कितनी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ए और इसके बीच की अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं तो मेरे को मालूम है कि 1/4πε0 टाइम्स स्मॉल क्यू टाइम्स माइनस क्यू। फोर्स किस पे पता कर रहे हैं? माइनस क्यू के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स पता कर रहे हैं ना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 होता था R12, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो मैं अगर लिखूं इस वाले वेक्टर की तो इसका तरीका दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वाला वेक्टर अगर मेरे को लिखना है तो फाइनल यानी जेड के कैप माइनस इनिशियल
ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो सिंपली दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस का क्यूब टाइम्स ये करेंगे। अब आप ये समझो कि डिनोमिनेटर में जो ये चीज होती है ये क्या है असली में? असली में इस डिस्टेंस का क्यूब है। अब इतना तो पक्का मालूम है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही होंगे चारों से, क्योंकि चारों से एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है ये। आप कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम चीज ही आ जाएगी, आप चेक भी कर लेना बेशक से। तो अब इसमें जब इन चारों के लिए जब हम लोग ऐड करेंगे इन सारी चीजों को, व्हेन वी विल ऐड ऑल ऑफ दीज, व्हाट वुड यू गेट? हमारे पास में चीज आने क्या वाली है? देखो मैंने इसका ये जो लिखा है ना, इसको ध्यान से समझना। दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस क्यूब। ठीक है ना? तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना? तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा फिर आपको। खैर वहां पर भी पहुंचेंगे, उससे पहले आप ये देखो कि ये ऊपर वाली जो टर्म है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला? मैं एक बार इसको डिनोमिनेटर की वैल्यू को लिख रहा हूं। ये डिनोमिनेटर ये आ गया, इसका क्यूब। ठीक है, और क्योंकि ये सभी में सेम ही आएगा, क्योंकि किसी में ये माइनस होएगा, किसी में प्लस होगा, बस इन्हीं के प्लस माइनस हो रहे हैं, जब स्क्वायर करोगे तो सेम ही रहना है। ठीक है ना? तो अब जब सबको ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है हमें? मैं इसको अगर दोबारा से लिखना चाहूं, आई विल राइट इट डाउन अगेन। q माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर वाली टर्म में यही लिख देता हूं, z स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2 रेज टू दी पावर 3/2। ये रेज टू दी पावर 3/2 ऐसे आया भाई, ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का क्यूब होता है रेज टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाइड ये वाली टर्म्स। ये टर्म्स सबके लिए ये है। फिर इस वाले के लिए लिखूंगा, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो हर एक में जेड के कैप तो आएगा ही आएगा। किसी में -l/2 आई कैप प्लस l/2 जे कैप होएगा, एंड सो ऑन। एक और एक और -l/2 जे कैप। तो वैसे तो सिमेट्री से आपको पता चल ही गया होगा कि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आई कैप जे कैप वाले, और बच जाएंगे सिर्फ जेड वाले 4। तो 4z के कैप तो माइनस के कैप से ये पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन है नेगेटिव के कैप, नेगेटिव जेड डायरेक्शन वाली है, यानी नीचे की तरफ में है। ठीक है, तो एसेंशियली आपके पास में बगैर वो कंपोनेंट्स निकाले हुए, वो कैलकुलेशंस के, सीधी ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब ये कहां पर खास तौर पर ये वेक्टर फॉर्मेट हमारे लिए फायदेमंद रहने वाला है, वो जगह होंगी। अब मान लो ये चारों चार्ज सेम नहीं होते, अलग अलग होते, फिर क्या करते? हमारे जो कंपोनेंट्स वाले तरीके हैं, एक तरीका वो है, दूसरा ये है। इस तरीके में थोड़ा समय कई बार ज्यादा लगता है, लेकिन कैलकुलेशंस बिल्कुल सही आएंगी। कंपोनेंट्स में अगर आपने गलती से एक भी विजुअलाइजेशन गड़बड़ कर दी तो वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट एनीवेज इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व दिस। बट मैं आपको ये बता रहा था एक केस जिसमें थोड़ा 3 डायमेंशन का भी इस्तेमाल हुआ है, आप वो कैसे कर सकते थे। ठीक है, so this is just one of the many cases which we are going to discuss today. ये एक केस था। अगला केस,
हम पहले एक कंसेप्ट करेंगे, फिर उस पर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम्स किया करेंगे, फिर अगला कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड खूब सारी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब किरोडोव और एचसीवी हैं, उनके कई सारे सॉल्यूशंस में साथ के साथ में अपलोड भी कर रहा हूं। अब अगली जो चीज है फिर वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हमसे पूछता ना माइनस क्यू वाली जगह पर, ये भी पूछ सकता था कोई कि भाई बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस जगह पर, तो बस वो माइनस क्यू वाली टर्म की जगह 1 आ जाता, हर जगह पे सब कुछ वैसे का वैसे हो। अब मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें लैम्डा दे रखा है और इसके कुछ दूरी पर एक और चार्ज क्यू रखा है, और इनके बीच में हम फोर्स पता करना चाहते हैं कि फोर्स की कितनी वैल्यू है। एक तो ना आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और कई सारी जगह पर ना ये बार बार ये कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, इनको देख के कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो नहीं करना है। जैसे ये लैम्डा यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, कई बार इसको बोल देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, मतलब ये है कि चार्ज अगर एक लंबाई वाली चीज पर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ये उसके बारे में आपको बताता है। कई बार चार्ज रखा होता है, मान लो किसी सरफेस के ऊपर, एक कागज के ऊपर मान लो चार्ज है, तो एक सरफेस ही है ना, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है सिग्मा। इसको कई बार सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार बेसिक सी चीज हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ऐसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं, कई बार सिर्फ चार्ज डेंसिटी भी बोल देते हैं। उसके लिए टर्म वही डेंसिटी वाली रो, इसका इस्तेमाल होता है। सो रो is the term used for the volume charge density, or simply we can say that as density. तो अब हम शुरुआत में एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन से एक डिस्कशन की शुरुआत करेंगे और स्लोली स्टेडली हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और केसेस के बारे में भी। तो भाई देखो, अब बात यह है कि अगर हमें किसी एक रॉड और दूसरे चार्ज के बीच में पता करना है कि कितनी फोर्स है, तो यहां पे थोड़ा कैलकुलस का सहारा तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी लंबाई हमें दे रखी है कुछ से एल दे रखी है लंबाई। जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस से पी दे रखा है आपको, ऐसे कोई पॉइंट है, डिस्टेंस उसका पी दे दिया गया। और हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई इस चार्ज क्यू और इस रॉड जिसकी लंबाई एल है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उनके बीच में कितनी फोर्स एक्ट करती है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लैम्डा और एल अगर दे रखा है तो भाई इसका चार्ज होएगा कितना इस रॉड का टोटल। अगर तो लेंथ होती 1 और चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो चार्ज होता लैम्डा। लेंथ होती 2 तो 2 लैम्डा, लेंथ होती 3 तो 3 लैम्डा, लेंथ है एल तो इसका टोटल चार्ज तो लैम्डा टाइम्स एल है, ठीक है। क्योंकि लैम्डा क्या बताता है कि अगर यूनिट जितना लंबाई हो तो उसमें कितना चार्ज है। हम ये मान के चल रहे हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसी है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका भी एक डिस्कशन करके देख लेंगे। सो लैम्डा एल, ये डिस्टेंस पी दे रखा है नजदीकी पॉइंट का चार्ज क्यू से, और हम पता करना चाहते हैं कि इनके बीच में फोर्स है कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि टोटल चार्ज लैम्डा एल है, तो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब ये कि उनको लगता है कि ये वाला चार्ज रॉड का है, दूसरा चार्ज Q है बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दें इस ब्रैकेट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो डिस्टेंस है कितना,
लिखेंगे कितना वो डिस्टेंस। अब अगर वो डिस्टेंस लिखना है तो वो P लिखें कि P+L लिखें। कुछ को लगता है चलो इसका रॉड का सेंटर ही मान लेते हैं, P+L/2 लिख देते हैं, पर आप ऐसा मत करिए प्लीज, क्योंकि कूलम्स लॉ इस प्रकार से नहीं एप्लीकेबल होता है। कूलम्स लॉ मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, तभी एप्लीकेबल है जब दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं। तो जो आप करना चाहते हैं वो सही होगा अगर P की वैल्यू बहुत बड़ी है L के मुकाबले। अभी अब जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो उस चीज को एक बार चेक भी कर लेंगे कि वाकई में क्या वैसा होता भी है कि नहीं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। मैं कई सारे केसेस से उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। तो ये नहीं करना है सीधा सीधा। तो फिर करें कैसे इसको? करने का ढंग वही कि इस पूरी रॉड को छोटे छोटे कुछ हिस्सों में बांट लेंगे और हर हिस्से पर कितनी फोर्स लगती है वो पता कर लेंगे, और फिर उन सारी फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, समेशन कर लेंगे। तो ठीक है, फिर काम करते हैं। यहां से डिस्टेंस x पे एक dx के जितनी विड्थ वाला एक हम चेक करते हैं। एट अ डिस्टेंस x for a width of dx I have assumed a small section of the rod। इस रॉड का एक छोटा सा सेक्शन मैंने मान लिया है। क्योंकि इसकी लंबाई dx है तो इस छोटे से हिस्से का जो चार्ज होगा वो होना चाहिए lambda dx। So the charge on this small section is going to be lambda times dx। अब अगर ये चार्ज लैम्डा टाइम्स dx है तो आप ये समझ लो कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स होएगी वो होनी चाहिए Q1 Q2 by 4 pi epsilon डिस्टेंस स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूं फोर्स experienced by small q because of this small section is q lambda dx by 4 pi epsilon naught x square। ये ऐसा आया, स्मॉल चार्ज q इसका चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज जिसकी वजह से मैं इस पर फोर्स पता करना चाहता हूं वो lambda dx है, q1 q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया। अब ये जो फोर्स है ये बेहद छोटी सी फोर्स है, इसलिए इसको मैं डिफरेंशियल वैल्यू df के जैसा लिख रहा हूं। अब देखिए होता क्या है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, एडिशन, ऐड करना, ये असली मतलब होता है इंटीग्रेशन का। अगर आप देखोगे ना इसका जो सिंबल है वो भी s को पकड़ के अगर आप ऐसे कर दो ना तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। तो समेशन है इंटीग्रेशन, मतलब ऐड करना होता है इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स के अंदर जहां पर भी आप इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि भाई देखो ऐसा है, इस वाले स्मॉल क्यू पर इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगी वो इतनी वैल्यू है और उसकी जो डायरेक्शन है, बट ऑफ कोर्स मैं सेम चार्जेस मान के चल रहा हूं तो वो रिपल्सिव है। ठीक है, तो इस छोटे से हिस्से की वजह से तो मेरे को फोर्स पता चल गई। अब मुझे फोर्स पता करनी है इस पूरी रॉड की वजह से, यानी मेरे को उन सारे छोटे 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 सेक्शंस के लिए सबके लिए मेरे को ऐड कर देना चाहिए। और जब ये इस प्रकार की एडिशन होती है ना तो उस एडिशन को हम बोलते हैं समेशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती हैं उनका बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी चीज को करने में। तो अब आप इसमें ये देखना कि जो लिमिट्स है ना वो होंगी, कैसी होंगी लिमिट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो द लिमिट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर टिल हियर। भाई यहां पे जब मैं लिमिट लिखूंगा ना तो वेरिएबल क्या है, कौन सी चीज वेरी कर रही है हर जगह पर, हर छोटा छोटा ये जो सेक्शन देखूंगा ना तो क्यू उसके लिए अलग है, ना लेमडा अलग है, ना 4 पाई अलग है, ना एप्सिलॉन नॉट अलग है, क्या चीज अलग अलग है, सब पॉइंट्स के लिए एक्स अलग अलग है। तो इसलिए एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां पर वेरी कर रही है, एक्स का जो करीब से करीब वाला पॉइंट है इस रॉड का जहां से मेरे को फोर्सेस पता करनी शुरू करनी है वो डिस्टेंस पी पे है, और दूर से दूर वाला पॉइंट जहां तक के पॉइंट्स को मुझे ऐड करना चाहिए जिनकी फोर्सेस मेरे को कैलकुलेट करनी है वो यहां से डिस्टेंस है p
प्लस एल। तो सबसे करीबी डिस्टेंस P, सबसे दूर वाला P प्लस एल, उसके बीच के जितने भी है ना उन सबकी फोर्स मेरे को ऐड करनी है। इसलिए यहां पे लिमिट्स में मैं लिखूंगा कि लिमिट है फ्रॉम P टू P प्लस एल। ये तरीका होता है लिमिट्स लिखने का। लिमिट से आपको ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन या एडिशन के अंदर आप कहां से लेके कहां तक समेशन करने वाले हैं, कहां से कहां तक आप एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब मैं ये इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट्स हैं उनको मैं येलो से शेड कर रहा हूं। ये वाली जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट्स हैं, क्यू भी, लेमडा भी, 4 भी, पाई भी, एप्सिलॉन नॉट भी। तो इनको मैं इंटीग्रेशन से बाहर बड़ी आसानी से लिख सकता हूं। ये मैंने लिख दिए यहां पे, और इंटीग्रेशन के अंदर बच गया dx बाय एक्स स्क्वायर फ्रॉम p टू p प्लस एल। ये वैल्यू बच गई। अब अगर ऐसा है तो q लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू द पावर -2 dx फ्रॉम p टू p प्लस एल। मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं इंटीग्रेशन के ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी को। सो ये आ गया। हमें मालूम होना चाहिए कि भाई x रेज टू द पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो x रेज टू द पावर -2 dx की इंटीग्रेशन होनी चाहिए x रेज टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, यानी x रेज टू द पावर -1 बाय -1, या इसको -1 बाय x भी लिख सकते हैं। x रेज टू द पावर -1 होता है 1 बाय x, इसलिए नीचे आ गया। नेगेटिव का साइन ऊपर या नीचे कहीं भी लिख दो तो वो सेम चीज होती है। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। लिमिट्स हैं p से लेकर के p प्लस एल तक की। तो अब आगे अगर हम चलें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऑफ माइनस हो जाता है प्लस। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन बन गया q लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनका एलसीएम लिखें अगर तो p टाइम्स p प्लस एल, और न्यूमरेटर में माइनस p, एलसीएम लिया था ना इस वजह से, प्लस p प्लस एल। तो q लेमडा एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p टाइम्स p प्लस एल। ये वैल्यू बनती है इस फोर्स की इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो इस वीडियो को बेशक से दोबारा से देख लेना। यू कैन सी एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो हमने ये देखा फिर यहां पे कि भाई उस रॉड और उस चार्ज के बीच में ये वाली फोर्स आ गई, और मैंने आपको कहा था कि भाई वो पॉइंट चार्ज तब तक नहीं मान सकते जब तक उस रॉड की जो लंबाई है वो बहुत कम ना हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इसी फॉर्मूला की बात करूंगा। आप यहां पे ये देखो कि अगर ये L जो है, इफ दिस L इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू P, या दूसरा ढंग बोलने का, अगर P बहुत ज्यादा बड़ा है L के मुकाबले, तो मैं इस रॉड को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकूंगा। तो इसका मतलब इफ P is quite large as compared to L, तो क्या होगा? अगर P L के मुकाबले बहुत बड़ा है तो ये वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूंगा, अब P प्लस एल तो P के ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। अभी मान लो बिल गेट्स की जितनी संपत्ति है उसमें आप 1000 रुपया डाल भी दोगे एक्स्ट्रा, तो उसकी संपत्ति में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। सो इफ P इज फेयरली लार्ज इन कंपैरिजन टू L, P प्लस एल इज एज गुड एज P। तो बिल गेट्स की संपत्ति P में अगर 1000 रुपये L डाल भी दिया आपने, तो बिल गेट की संपत्ति प्लस 1000 इज एज गुड एज बिल गेट्स की जो भी संपत्ति है। ठीक है ना? So if P is fairly large as compared to L, you get the same relation. तो कहने का मतलब ये है कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको जो रॉड दे रखी है ना
उसकी लंबाई तो दे रखी है 1 नैनोमीटर और नियरेस्ट पार्ट दे रखा है 50 मीटर, तब मत जुट जाना इस तरीके से करने में, क्योंकि तब गलती होगी आपकी, क्योंकि एल बहुत छोटा है पी के मुकाबले। लेकिन अगर पी दे रखा है 1 मीटर और एल दे रखा है 2 मीटर, तब तो कंपेरेटिव हो गए ना दोनों के दोनों। उस केस में इस तरीके से करना चाहिए आपको। तो जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे को पूरा लंबे वाले मेथड से करना है या डायरेक्टली मैं इसको कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सो प्लीज डू पे अटेंशन टू द एक्चुअल क्वेश्चन, वो किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो मैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो आप उन प्रॉब्लम्स को कर सकें सही तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास में इन फोर्सेस के बारे में अगर हमने डिस्कशन की, इस रॉड के बारे में, उस चार्ज के बारे में अगर हमने बात किया, ठीक है। अब हम कुछ और केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर, जो फोर्सेस और उनको रिलेटेड रहेंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। एक केस और हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे। यूजुअल क्लास के अंदर आई गिव सम टाइम टू सॉल्व इट, बट आज अब उसको मैं डायरेक्टली इंसर्ट करके प्रॉब्लम इसके अंदर और मैं आपके साथ में सॉल्व कर दूंगा। अब जो प्रॉब्लम है हमारे पास में जो दी गई है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये एक हेमिस्फेरिकल आप शेप मान सकते हैं इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके मासेस m हैं। इस हेमिस्फेरिकल वाली जो चीज है इसका रेडियस r दे रखा है, और इनको जब रखा गया तो उस समय पर इस पोजीशन में ये चार्जेस इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, और हम पता करना चाहते हैं कि अगर इन दोनों के ऊपर बराबर सेम वैल्यू ऑफ चार्ज है तो उस सिचुएशन के अंदर कितना कितना चार्ज इनके ऊपर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन ईच ऑफ देम। फिर इसी की एक और वेरिएशन हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर। देखो, ये मास m है, चार्ज q है, ये भी मास m है, चार्ज q है। अब अगर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है, अब असली में ये कहने को बेशक से कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम है, लेकिन ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो वो भी आप पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपकी बहुत सारी पुरानी +1 की चीजें रिवाइज होती चली जाएंगी। तो इक्विलिब्रियम होने का मतलब सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब फोर्सेस लग कौन सी रही, किसी एक की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटी mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कितनी होगी, वो Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इतनी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे लग रही होगी। एक और फोर्स है इस डायरेक्शन में, मैं उसको ऊपर की ओर शो कर रहा हूं ताकि कन्वीनियंस रहे थोड़ी। नॉर्मल, जो उस हेमिस्फीयर की वजह से इसके ऊपर एक्ट करती हो। तो हेमिस्फीयर की वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो नॉर्मल फोर्स N है। अब ये सारी फोर्सेस जो हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। ठीक ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले पर फोर्सेस शो करता तो उस पर भी ऐसी फोर्सेस होती, F फोर्स ये होती, mg ये फोर्स होती, और ऐसे ही एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में उसके लिए भी होती। तो ये सारी की सारी फोर्सेस हैं यहां पर जो एक्ट कर रही हैं इन पे। अब 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। 2 ढंग होते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, या तो कोई 2 का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर कर दो, या आप उनके कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन के लेकर के उनको सॉल्व करके उनको बैलेंस कर दें। खैर, हमारे वाले केस में ये थोड़ा आसान रहेगा इसको करना। 2-3 ढंग है, मैं दोनों तीनों तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। पहले ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो ये एंगल 60 डिग्रीज है।
ये F और mg मिलके इनका रिजल्टेंट इस नॉर्मल के बराबर और इससे ठीक उल्टी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। बात तो मानते हो भाई? तभी तो इन सबका रिजल्टेंट 0 होएगा ना, अगर ये mg और f मिलके n के ठीक बराबर और उल्टी डायरेक्शन के अंदर हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि इस mg और इस f का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब उसके लिए अब चेक कर लेते हैं फिर हम लोग कि कैसा वो बनता है। अब mg और f का रिजल्टेंट अगर मेरे को ड्रॉ करना है, देखो हम वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। ये मैं वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, हम सबके कंपोनेंट लिखें, फिर उनको इक्वेट करें, फिर उसके बाद में वैल्यूज को लिखें। मैं वैसे भी कर सकता था, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग सीखें कि जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। असली में तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये mg है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी वो है, इसका और इसका रिजल्टेंट ये होना चाहिए। तो मैंने ये वाली फोर्स को यहां शो कर दिया ताकि इस mg का और इस फोर्स का रिजल्टेंट ये बन सके। एंगल तो 90 डिग्रीज है ही है। अगर ये एंगल 60 है तो भाई ये एंगल भी 60 होएगा। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देख लो तो इस ट्राइंगल में टेंजेंट ऑफ 60 शुड बी mg, लाल वाला फोर्स, डिवाइडेड बाय f, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया f इज mg बाय टेंजेंट 60 डिग्रीज, या mg कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्रीज। अब टेंजेंट 60 इज √3, cot 60 इज 1/√3, ये mg बाय √3 हो गया f। लेकिन f था कितना, उसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, q² बाय 4πε0 r²। अब अगर ऐसा है तो हम f की वैल्यू को लिख देते हैं फिर mg बाय √3 टाइम्स 4πε0 r² डिवाइडेड बाय q²। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया। मैंने शायद यहां पे कुछ गलत लिख दिया है, मुझे q² लिखना चाहिए था। अब सही है, मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू को उठा करके यहां पे लिख दिया, ठीक है। ये और ये इक्वेट अगर मैंने किए तो ये वैल्यू उठ के यहां पे आ गई। सो q² इज दिस एक्सप्रेशन। So we know the value of charge from here. इसका रूट लिख लोगे तो चार्ज की वैल्यू आपको पता चल गई कि चार्ज की कैसी एक्सप्रेशन है, कैसी वैल्यू यहां पर है, ठीक है। अब एग्जामिनर कई बार हमें थोड़ा सा चीजों को चेंज करके प्रॉब्लम देता है। वो क्या कहता है कि भाई एक ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मास सेम है, ऐसी सिचुएशन दे रखी है और ये कह रखा है कि एक पे चार्ज कुछ Q है और दूसरे पे 2Q है, मतलब चार्ज अलग अलग कर दिए उनके। और क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्या ऐसी कंडीशन में, इस पोजीशन में क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है या नहीं हो सकता। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में बात यहां पे आके आ जाती है, यार एक चार्ज तो अलग है, दूसरा चार्ज अलग है, तो एंगल अलग अलग बनने चाहिए फिर तो, क्योंकि चार्ज अलग अलग हो गए तो उनको लगता है कि एंगल अलग अलग बनेंगे। ऐसा मत सोचना, उस केस में भी ये वैल्यूज सेम हो सकती हैं, एंगल बराबर बन सकते हैं। कारण ये है कि चार्ज तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के ऊपर तो सेम वैल्यू ऑफ फोर्स लगेगी। फोर्स एक्टिंग ऑन Q बिकॉज ऑफ 2Q एंड फोर्स एक्टिंग ऑन 2Q बिकॉज ऑफ Q विल बी एग्जैक्टली सेम, वो थोड़ी चेंज होएगा। तो कहने का मतलब ये
कि उस केस में भी जब आप डायग्राम बनाओगे ना, जैसे इसका भी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये F, ये mg और n, जब तक ये mg और F सेम है, एंगल्स सेम रह सकते हैं, तो F की वैल्यू अकॉर्डिंगली उतनी ही वैल्यू हमारे पास में बन सकती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये और एक हमारे पास में डिफरेंट केस हमारे पास में आ गया जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो विल कीप ऑन डूइंग अ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स लाइक दिस। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और केसेस की भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए एक चार्ज Q यहां है और एक चार्ज Q यहां पर है। इन दोनों के बीच की दूरी 2L के जैसी है, या 2R नाम दे देते हैं इसको, 2R है, ताकि हम आगे कुछ डिस्कशन करेंगे वहां पर ये काम में आएगा हमारे। इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम देखें तो एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए वो दूरी x पर है इससे, और हम पता करना चाहते हैं कि भाई उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहां पे कोई चार्ज रख दें और उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। बोथ कैन बी द क्वेश्चंस। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करनी है उसकी बात करता हूं, फोर्स की भी बात करता हूं। इस चार्ज Q की वजह से ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितनी वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की? चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन के अंदर, और वैल्यू है फील्ड की Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये x है, ये r है, तो ये हाइपोटेन्यूज जरूर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होना चाहिए। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है इस फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की आई शुड से। ये डायरेक्शन है। अगर ये एंगल थीटा, और अगर मैं इसको ई नाम दे दूं, यहां पे भी ई लिख देता हूं, तो इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर, और एक कंपोनेंट ई साइन थीटा इधर हो जाना चाहिए। सो इट हैज गॉट अ फ्यू कंपोनेंट्स, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। मैंने इसकी वैल्यूज को यहां पे लिख दिया। अब अगर मैं दूसरा चार्ज जिसकी वैल्यू सेम है उसकी वजह से लिखना चाहूं, तो ऐसे ही उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और क्योंकि ये ट्राइंगल में भी ये डिस्टेंस r है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर था, तो ये r है और ये r है, बराबर हैं, तो इसका भी हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली सेम वैल्यू का होगा। और इसके लिए भी जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वैल्यू हो जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्योंकि सेम है तो इसको भी मैं ई ही लिख देता हूं। ठीक है, ये एंगल भी थीटा ही होएगा क्योंकि वैसा ही ट्राइंगल है। देखो ये आर, ये हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू सेम है, तो इसका भी, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो हमने ये एंगल थीटा लिखा था, इसलिए ई कॉस थीटा था। ये ई है, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा ही होगा। सो ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो आप पाओगे कि ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ई कॉस थीटा वाले, और जो ई साइन थीटा वाले हैं ये ऐड हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is 2e sin theta
2 टाइम्स हर एक का चार्ज विच इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो किसी भी इनमें से एक ट्राइंगल से साइन थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये वैल्यू है। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसमें किसी भी एक चार्ज की जो कंट्रीब्यूशन रही होगी वो qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 के जैसी रही होगी, ठीक है। बट एनीवेज दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं आगे जाकर के एक और क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम इसको ढंग से एक बार ध्यान से देख लें। सो 2qx बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई हमारी। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप पाएंगे कि मान लीजिए हम बात करते हैं एक रिंग के बारे में। तो रिंग के बारे में अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक रिंग है, उसका जो चार्ज है पूरे रिंग के ऊपर वो Q दे रखा है, टोटल चार्ज, और उसका रेडियस R है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस x दे रखा है। तो अब इस केस के अंदर हमसे ये कहा गया कि इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती होगी, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द रिंग। तो मेथड इसका ये है कि भाई पूरी रिंग पे चार्ज Q है और रिंग का रेडियस है R, तो पूरी की पूरी रिंग का अगर हम बात करें तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई होगी Q बाय 2 पाई R। ये है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी पूरी लंबाई 2 पाई R है, तो Q बाय 2 पाई R हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात कर। इसके एक बहुत छोटे से हिस्से को, इतना सा हिस्सा जिसको कि पॉइंट चार्ज के जैसा माना जा सकता है, इट इज सो स्मॉल। जब भी हम कैलकुलस में dy, dx, dq ऐसी कोई चीज लिखते हैं तो होती है डिफरेंशियल वैल्यूज, बहुत छोटी वैल्यू होती है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, बेहद छोटी, जितनी छोटी आप सोच सकते हैं उतनी उससे भी छोटी वैल्यूज होती हैं। तो dq इतना छोटा है कि इसको आप एक पॉइंट चार्ज के जैसा मान सकते हैं। अगर इस dq वाले का चार्ज, इस हिस्से का चार्ज अगर dq होता तो उसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अब ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होएगा, भाई ये आर है ये एक्स है, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो डीई की वैल्यू को लिखा जा सकता है उसका चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बना रखे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। मैं इसको पुराने वाले केस के साथ में आपका एसोसिएट करने वाला हूं, तो आप देख लेना उसके अंदर। तो अब अगर ठीक इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट होता और वहां पे भी मैं ऐसा ही चार्ज dq लेता, तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती और उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन वाले हैं वो कंपोनेंट्स तो ऐड हो जाते और ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाते। तो अगर ये चार्ज और ये चार्ज इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट, सिर्फ इन दो चार्जेस की वजह से फील्ड पता करूं तो इस डायरेक्शन वाले चार्जेस इनके एड ऑन हो गए, इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनकी एड ऑन हो गई हैं और ये वाली कैंसिल आउट हो गई। ठीक ऐसे ही
डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स यहां से होते, तो इनकी वजह से भी यहां पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करूंगा तो इनके भी ऐसे ऐसे वाले यानी इस डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और इस डायरेक्शन वाले ऐड ऑन हो जाएंगे। देखो अगर हम पिछले केस के साथ में इसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा। ये मान लो उस रिंग के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, जैसे वो रिंग है ना, उस रिंग में एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट नीचे, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, तो कितने भी तरीके के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हो सकते हैं ना, बहुत सारे होंगे। तो उनमें से कोई दो की अगर हम बात कर लें तो सिर्फ उन दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो तो उन दोनों चार्जेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ में वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और उसकी वैल्यू थी उन दोनों का चार्ज मिला करके टाइम्स x बाय 4πε0 x² + r² raised to the power 3/2। वही वैल्यू यहां पर भी आएगी कि भाई अगर ये dq और ये dq है तो सिर्फ इन दोनों का मिला करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती होगी यानी जो ये कंपोनेंट बनता होगा वो 2dq बाय 4πε0 x² + r² रेज टू दी पावर 3/2 टाइम्स x हो जाएगा। सिर्फ dq और dq का मिला करके मैंने वही वाला वैल्यू सीधा यूज कर दिया। इसमें किसी एक dq की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? कंट्रीब्यूशन ये तो दो की मिलाकर के इतनी बनी थी ना पिछले केस के अंदर, तो किसी एक की वजह से एक्सप्रेशन होएगा dq टाइम्स x बाय 4πε0 x² + r² रेज टू दी पावर 3/2। अब ऐसे ऐसे सभी के कंट्रीब्यूशन को ऐड करते रहोगे तो हमें पता है कि कोई भी दो जो होंगे उनके परपेंडिकुलर, सबके सारे डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिंग के अंदर यही है, एक्सिस जिसको बोलते हैं। तो सबके लिए ऐड करोगे, एडिशन करोगे, समेशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी qx बाय 4πε0 x² + r² रेज टू दी पावर 3/2। एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स क्योंकि सेम है इसलिए रिंग का और दो आइडेंटिकल चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम रहा करता है। क्या है वो एक्सप्रेशन? बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये Q क्या चीज है? टोटल चार्ज उस रिंग का। दो चार्ज होते तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपिटल Q की जगह दोनों का टोटल चार्ज लिख देते, तो 2qx बाय 4πε0 x² + r² रेज टू द पावर 3/2 हो जाएगा। सो एसेंशियली यू विल फाइंड कि एक रिंग का और दो चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम और उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस इन द रिंग और बट ऑफ कोर्स उसके अंदर अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ करेगी। इन सब चीजों को स्लोली अगर हम एक दूसरे के साथ में अटैच करके देखेंगे तो ये हमारे काम में आएंगी लेटर ऑन कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, देखिए आपका जो यूजुअल क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं उसमें थोड़ा टाइम ड्यूरेशन क्लास का ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको समय दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, जबकि यहाँ पे आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइम टू सॉल्व दोस। ठीक है, तो मैं साथ के साथ में आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शीट्स दे रहा हूँ इसके अंदर, आप कृपया करके उन प्रॉब्लम शीट्स को ट्राई आउट करते रहिए, उनके सॉल्यूशंस भी मैं इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन होगा, कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात होंगी। जो प्रॉब्लम्स या जो प्रॉब्लम्स थोड़ी मुश्किल होंगी उनके बारे में मैं आपको पहले बता दिया करूंगा कि अगर आप ज्यादा एडवांस लेवल नहीं करना चाहते हैं तो बेशक से उन प्रॉब्लम्स को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो खैर अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स की और कुछ नई प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में। एंड होपफुली इफ इट इज़ फाइन तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस शीट्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे। जो नहीं कर चुके होंगे, 3 सेशंस के बाद में मैंने आपसे बात किया था कि हमारा एक डाउट क्लियरेंस क्लास होगी लाइव, तो उसके अंदर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।